प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। साफ तौर से ये कहा जाता है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं तो बेहतर संबंधों के लिए सफल कूटनीति ही एक जबरदस्त औजार होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इस औजार का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके इस औजार के इस्तेमाल से हमारे देश के से जुड़े हुए दो पड़ोसी मुल्कों, जिनको हम सीधे तौर पर अपना दुश्मन कहते हैं, जी हां सही समझ रहे हैं, चीन और पाक को चारों खाने चित्त कर दिया है मोदी के इस औजार ने। खास तौर से जब अमेरिका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका में जो रक्षा सौदों पर समझौता होने की संभावना बन रही है, उससे चीन और पाकिस्तान के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी है। जहां एक और चीन को डर सताने लगा है कि अगर अमेरिका के साथ खास तौर से ये समझौते हो जाते हैं तो साउथ एशिया का दादा बनने का सपना तो टूट ही जाएगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इस बात से बेचैन है कि अगर एनएसजी में सीधे तौर पर भारत शामिल हो जाएगा तो एनएसजी में पाकिस्तान के जाने का सपना भी टूट जाएगा। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि मोदी का ये दौरा, खासतौर से अमेरिका दौरा, चीन और पाकिस्तान के लिए उनकी नींद हराम करने वाला साबित हो रहा है। इसी मसले को और ज्यादा तरजीह से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को खासतौर से देखिएगा। अफगानिस्तान, कतर और स्विट्जरलैंड होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब अमेरिका पहुंच चुका है। मोदी की इस यात्रा पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी और खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की। जब स्विट्जरलैंड ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया तो पाकिस्तान और चीन की बेचैनी बढ़ गई। लेकिन मेरे गद्दार यार पाकिस्तान, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान को एक और जोर का झटका लगने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। ऐसे में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ रक्षा सौदों पर बातचीत करेंगे और उम्मीद यही है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों को मंजूरी मिल सकती है। अमेरिकी रक्षा सचिव एश्टन कार्टर ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक रक्षा सहयोग का दौर शुरू हो गया है। मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ग्रुप में भारत को शामिल करने की घोषणा कर सकता है। इस ग्रुप में शामिल होने पर भारत को समूह के अन्य देशों के साथ मिसाइल के अत्याधुनिक तकनीक साझा करने का अवसर मिलेगा। इससे अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का रास्ता भी खुल सकता है। प्रीडेटर वही ड्रोन है जिसकी मदद से अमेरिका तालिबान के बड़े बड़े आतंकियों को मारने में सफल रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में इसी ड्रोन से उसने तालिबान प्रमुख मुल्ला मंसूर को मार गिराया था। पाकिस्तान और आतंकी समर्थक देशों की मुख्य चिंता मोदी और ओबामा की मुलाकात को लेकर है। उन्हें डर है कि इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते करेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान ना आतंकिस्तान और उसके समर्थकों में खलबली मची हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जिस स्ट्रैटेजिक असेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही घबरा गया है। अमेरिका दौरे की अगर हम बात करें, कौन से ऐसे विशेष समझौते हैं जो इस दौरे के दौरान होने की संभावना बढ़ गई है, उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान घबरा रहे हैं। दरअसल ये समझौते होने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु विमान वाहक पोत पर समझौते की संभावना है। अगर परमाणु विमान वाहक का समझौता हो जाता है तो समुद्र में भारत की मारक क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। भारतीय नौसेना एक एयरक्राफ्ट कैरियर के एक साथ 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चल सकेगी। इससे पहले ऐसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, लेकिन अगर ये समझौता हो जाता है तो मारक क्षमता तो बढ़ेगी, साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर से परमाणु हथियार से लैस लड़ाकू विमान उड़ान भी भर सकेंगे। हम जिस सी मिशन की बात कर रहे हैं उस सी मिशन पर काबिज होने के लिए यह समझौता भी बेहद जरूरी है। चीन के पास भी परमाणु विमान वाहक नहीं है। जाहिर है कि पाकिस्तान को इसे कहीं और से हासिल करने की उम्मीद ही नहीं थी और अमेरिका अगर भारत को ये तकनीक दे देता है तो सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए ये दोहरी मार ही होगी।
वहीं अगर आपको याद हो तो F-16 और F-18 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भारत में बनाने पर सहमति भी बन चुकी है। इससे पहले आपको याद होगा कि F-16 विमान को अमेरिका से हासिल करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था लगातार, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई थी। और अगर F-16 और F-18 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भारत में बनाने पर सहमति मिल जाती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। तो एक और तो ये सभी समझौते होने वाले हैं जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों ही बेचैन हैं, दोनों की ही रातों की नींद हराम हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक अहम मसला एनएसजी में शामिल होने का भी था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अगर भारत शामिल हो जाता है तो जो हमारे यहाँ ऊर्जा की कमी है उससे पूरा करने में हम सफल योगदान दे पाएंगे, भारत उसे पूरा करने में सक्षम हो सकेगा। एनएसजी को लेकर क्या कुछ खास रणनीति है, एनएसजी आखिर है क्या, ये भी समझ लेना जरूरी है। दरअसल एनएसजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनएसजी का पूरा नाम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। 1974 में एनएसजी की स्थापना हुई थी। आपको बता दें कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण के जवाब में ही एनएसजी की स्थापना हुई थी। उसी साल यानी 1974 में ही एनएसजी की पहली बैठक भी हुई। एनएसजी में अभी फिलहाल अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन समेत दुनिया के 48 देश शामिल हैं। एनएसजी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। इसका सदस्य बनने के लिए परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर भी करना होता है। हालांकि अभी तक ना तो भारत ना ही पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर पाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी की निगरानी में होगा। तो एनएसजी क्या है, हमने ये आपको समझाने की कोशिश की। और चलिए अब संक्षेप में फटाफट ये भी समझा देते हैं कि आखिर भारत एनएसजी में शामिल होना क्यों चाहता है। एनएसजी में शामिल होने के बाद भारत को कितने फायदे होने वाले हैं। ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए एनएसजी में भारत की सदस्यता जरूरी है। सदस्यता मिलने से भारत को परमाणु की नई तकनीक मिल जाएगी। यूरेनियम खरीदना भी आसान हो जाएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमें यूरेनियम नहीं मिल पाता है। इसके बाद ये आसान हो जाएगा। परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने में सदस्य देशों की मदद मिलेगी और साथ ही साथ परमाणु तकनीक और कच्चा माल ट्रांसफर करने में भी मदद मिलेगी। और चलिए इसी मसले को थोड़ा खास तौर से समझने के लिए मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जीडी बख्शी जी के साथ ही कर रही हूँ। बख्शी जी, अगर साफ तौर से देखा जाए डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सहयोग, ये जो समझौता होने वाला है काफी महत्वपूर्ण है। आप किस नजर से देखते हैं, क्योंकि दुनिया भर की इस पर नजरें हैं और खासतौर से चीन और पाकिस्तान तो एकदम बेचैन हो उठे हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है इसको प्राथमिकता इसलिए भी मिली है कि चीन बड़ी होशियारी से भारत का एनएसजी में एंट्री पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की एंट्री का मुद्दा उछाल के दोनों देशों को बराबर हैसियत पर लाकर वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा प्रोलिफरेटर कोई देश दुनिया में नहीं है। और AQ खान साहब ने पाकिस्तान के तो एक वॉलमार्ट खोल रखा था न्यूक्लियर हथियारों का, न्यूक्लियर डिजाइन का, सेंट्रीफ्यूजेस का आदान प्रदान करने के लिए ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, लीबिया जैसे देशों को, रोग स्टेट्स को हथियार देने के अंदर। तो अब वो भारत की एंट्री एनएसजी में रोकने की कोशिश कर रहा है और भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हमें इसमें एंट्री मिले ताकि हम यूरेनियम खरीद सकें दुनिया भर के देशों से, जहां ऑस्ट्रेलिया देता है, कनाडा देता है। कई देश जो है एनएसजी की मेंबरशिप चाहते हैं भारत को यूरेनियम देने के लिए हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। देखिए, याद रखिए, हमने जो है अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी। ये हमारे खिलाफ जो अपार्थेड शुरू हो गया था, न्यूक्लियर अपार्थेड, वो बंद हो और भारत दुनिया के बाकी देशों, नॉर्मल देशों की श्रृंखला में फिर से आ जाए।
साथ ही हमको ये फायदा ये होना था कि वासेनार ग्रुप के अंदर एंट्री, मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रेजिम ग्रुप के अंदर एंट्री, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर एंट्री हमको मिली थी, ये सिविल न्यूक्लियर डील से। अब सिविल न्यूक्लियर डील के चलते जो हमारे जो मिलिट्री वॉरहेड्स बनाने की क्षमता पर तो एक किस्म का रुकाव आया, लेकिन जो फायदे हमको होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो शायद इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फायदे हमको सिविल न्यूक्लियर डील से मिलने थे वो तो कम से कम हमको मिल जाएं इन समझौतों के बाद निश्चित रूप से। हमारे लिए जिसके लिए हमने ये सैक्रिफाइस किया कि आज देखिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार मात्रा में हमसे ज्यादा है जी, क्योंकि जी। उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, हमारे पे अंकुश लग गया था। तो फायदा हमको होना था ये एमएसजी की मेंबरशिप इत्यादि इत्यादि का। ये जो है अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमको मिल सके। चलिए जीडी बख्शी साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। राकेश कपूर सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में हैं। राकेश सर, विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर से अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि अगर आप सफल विदेश नीति अपनाते हैं तो आपके लिए एक बड़ा औजार होता है, वो ये औजार ही चीन और पाकिस्तान को पस्त कर रहा है। आज एक खास खबर आई खास तौर से कि 26/11 हमले को लेकर पहली बार चीन ने एक्सेप्ट किया कि पाक का इन्वॉल्वमेंट था। ये डर जो है अमेरिका दौरे में जो समझौते होने वाले हैं उसी से जोड़कर अगर हम देखें तो देखिए, इसमें पाकिस्तान सेंट्रिक होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनएसजी सदस्य ग्रुप का या एनएसजी संगठन का सदस्य होने के लिए पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़ीरो है। तो इसलिए हमें पाकिस्तान सेंट्रिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और नंबर दूसरे, हमें ये समझना होगा कि 2008 में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था ये वास्तव में था क्या। ये वास्तव में, जैसा आपने कहा, आप दिखा रही थी कि 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसके जवाब में एनएसजी गठित किया गया। और जैसा कि मेजर जनरल बख्शी बता रहे थे कि एक अपार्थाइड शुरू हो गया इंडिया के खिलाफ पूरी दुनिया में। तो इसको तोड़ने के लिए और उसके बाद जो अमेरिका ने सबसे बड़ा जो कदम उठाया था वो ये उठाया था कि भारत को सामरिक शस्त्रों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत के आयात निर्यात पर प्रतिबंध था, भारत को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दिस सिविल न्यूक्लियर डील इज़ नथिंग बट एक ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट था जिसकी ज़रूरत हिंदुस्तान को भी थी और अमेरिका को हमसे ज़्यादा थी, क्योंकि पूरी दुनिया में आज भारत जो है वो सबसे बड़ा सामरिक शस्त्रों का खरीदार है। भारत का बाजार जो है सामरिक शस्त्रों का, चूँकि हमारी सेनाओं का सुसज्जीकरण करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए हमको शस्त्रों की आवश्यकता है, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारी आवश्यकताएं अभी तक सोवियत संघ पूरी करता था। सोवियत संघ के साथ हम बार्टर डील भी करते थे, उसको खाद्यान्न की सामग्री, दूसरी चीज़ें दे करके उसके बदले में जितना भी भारत में सामरिक साजो सामान था वो सब यूएसएसआर करता था। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद एक ऐसी समस्या आकर के खड़ी हो गई थी भारत के सामने कि वो किस प्रकार से अपनी सामरिक साजो सामान की ज़रूरत की पूरा करे, उसकी आपूर्ति करे। और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ दिक्कत ये पैदा हो रही थी कि उसकी इकोनॉमी लगातार रसातल में जा रही थी, जबकि उसकी इकोनॉमी मूलतः सामरिक साजो सामान के उत्पादन और इनके उपकरणों पर निर्भर करती है। तो दोनों ही पक्षों की ज़रूरत थी एंड इट वाज ए ट्रेड एग्रीमेंट जस्ट टू ओपन द न्यूक्लियर कॉमर्स वर्ल्ड वाइड। तो न्यूक्लियर कॉमर्स में भारत से अपार्थाइड खत्म हो, नंबर 1। नंबर 2, भारत की सैनिक साजो सामान की ज़रूरतों की आपूर्ति हो। और नंबर 3, भारत का चूँकि ट्रैक रिकॉर्ड बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हुए उसके सारे मानकों के अनुरूप रहा है, इसलिए हमें पाकिस्तान का यहाँ पर जिक्र करने की भी ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। और पाकिस्तान सेंट्रिक होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप ही से समझना चाहूँगी कि क्यों पाकिस्तान का जिक्र इसलिए आ रहा है बार बार, क्योंकि चीन ने हमेशा से एनएसजी में पाकिस्तान को लाने के लिए सपोर्ट किया है। एनएसजी में पाकिस्तान आ कैसे सकता है? पाकिस्तान को हमने 2008 में जब न्यूक्लियर सिविल डील किया अमेरिका के साथ, तो हमें इन्हीं 48 देशों ने वेवर दिया न्यूक्लियर कॉमर्स के लिए कि भारत जो है वो न्यूक्लियर कॉमर्स कर सकता है। भारत से
अब भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। इंडिया इज ए लेजिटिमेट मेंबर ऑफ न्यूक्लियर क्लब ऑफ द वर्ल्ड, ये हमको आश्वासन दिया। और उसमें अमेरिका ने हमारे साथ जो प्रतिज्ञा की थी, जो प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि अगर आप हमारे साथ न्यूक्लियर डील करते हैं, और ये न्यूक्लियर डील की किसने थी? इस हमारे दौर के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ ने, सबसे बड़े राजनेता ने, जिसका नाम प्रणब मुखर्जी है, जो आज राष्ट्रपति पद पर विराजमान है। इसलिए उन्होंने हर एक शर्त को पूरे तराजू पर तोल करके और ये ये समझौता किया था। और ये समझौता अमेरिका के संविधान में संशोधन के बाद हुआ था, जिसको हम 1, 2, 3 करार बोलते हैं। तो ये सब अमेरिका इसको मानने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है। नंबर 1, अमेरिका ने अभी उसी समय हमको ये आश्वासन दिया था कि हम एनएसजी में आपकी सदस्यता करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। नंबर 3, अमेरिका ने हमें यह भी आश्वासन दिया था कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस डील के बाद भारत को दी जाएगी, जिसमें डुअल टेक्नोलॉजी प्रमुख है, जो अभी तक नहीं दी गई। उसकी कई शर्तें थी, वो हमने सब पूरी कर दी हैं। उसके बाद हमने एनएसजी की सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र दिया, और वो एनएसजी की सदस्यता को अब चीन चाहे तो भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब वेवर मिला था उस समय भी चीन एनएसजी का मेंबर था। और एनएसजी का नियम है कि वहाँ वीटो पावर नहीं चलती है, वहाँ जो भी फैसला होता है वो सर्वसम्मति से होता है, आम सहमति से नहीं। ठीक है। यूनानिमिटी से होता है। इसलिए हमें ये बात समझनी होगी कि हम इस बात पर बहुत ज़्यादा आशंकित ना हो कि हमें एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलेगी। एनएसजी की सदस्यता हमको मिलेगी, उसका एक अभी हो भी गया है। जैसे ही आज अमेरिका में वाशिंगटन में बराक ओबामा और हमारे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, एमटीसीआर पर भारत ने दस्तखत कर दिए हैं। ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ। ठीक है। एमटीसीआर पर भारत ने दस्तखत कर दिए, मानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो G7 देशों का जिस पर एकाधिकार है, उस एकाधिकार में भारत ने प्रवेश कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद एनएसजी की सदस्यता को रोक पाना चीन के बस की बात कदापि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि एमटीसीआर के लिए भी इटली हमारा बहुत पुरजोर विरोध कर रहा था, उसके विरोध को एक तरफ रख करके हमको एमटीसीआर में हम शामिल हुए हैं। जीडी बख्शी साहब के पास चलते हैं। जीडी बख्शी साहब, अब जिस तरीके से राकेश कपूर जी ने पूरी इलाबरेट करके समझाया कि भले ही अब लाख कोशिशें कर ले चीन, किसी भी तरीके से अब कहीं से वो फुल स्टॉप नहीं लगा पाएगा एनएसजी में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस सर्वसम्मति की बात हो रही है, सर्वसम्मति उन 48 देशों की होनी चाहिए थी, चीन फिलहाल उसमें शामिल है। वेवर में चीन शामिल था जी, वेवर दिया तो उसमें चीन शामिल था। वेवर के लिए भी यही फैसला था। ठीक है। जीडी बख्शी साहब लागू होता था। जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी जी की आवाज हम तक बहुत प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। चलिए हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मैं राकेश कपूर जी के पास आती हूँ। राकेश जी, जो मेरा सवाल था, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल मुद्दा हो जाता है, आसान शब्दों में हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सीधे समझना चाहेंगे। सर्वसम्मति की बात जो हम बार बार कर रहे हैं, यहाँ पर अब से कुछ पल पहले ही एक खबर भी आई कि चीन किसी भी हालत में इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरेगा और चीन के पास वो वीटो पावर है। इस चीज़ को थोड़ा आसानी से अगर हम समझना चाहें तो पावर जो है वो P5 कंट्रीज में हर एक के पास ही होती है, सुरक्षा परिषद में वो वीटो पावर चलती है। लेकिन सो फार एनएसजी इज कंसर्न, एनएसजी में चूंकि ये सब सर्वसम्मति से होता है और चीन कलमबंद है, चूंकि हमको वेवर दिया गया 2008 में। जब हमको वेवर मिल चुका है तो एनएसजी की सदस्यता हमें नहीं मिले, इसकी संभावना नगण्य है बन जाती है। और दूसरे, जो हमारा भारत और अमेरिका के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, उसकी शर्तों में ये शामिल है कि अमेरिका भारत को एनएसजी की सदस्यता दिलाने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास करेगा। उसकी शर्तों में ये शामिल है। ये प्रणब मुखर्जी ने उसकी शर्तों में डलवाया था, हमें भूलना नहीं चाहिए। और नंबर तीसरे, जो सबसे प्रमुख बात जो आज होगी वो ये होगी कि चीन का डर दिखा करके भारत को अमेरिका
अपने ट्रैप में नहीं फंसा सकता है। ठीक है, देखिए क्या ठीक बात है, जीडी बख्शी आज मेरे ही साथ जुड़ चुके हैं, एक बार आज फिर से ही जीडी बख्शी जी का भी पक्ष जीडी सुन बख्शी लेते जी हैं। के हाँ, लिए बता हाँ। दूं, आज ही जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं मिस्टर एस्टन कार्टर, एश कार्टर, हाँ, जी। उन्होंने चीन को ये कहा कि वो एशिया जो सिक्योरिटी है, एशियन जो सिक्योरिटी है उसका सदस्य बन जाए, उसमें शामिल हो जाए। तो अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि भारत पाकिस्तान की तरह उसका एलाई हो सकता है, तो उसकी संभावना बहुत दूर दूर तक है। चूंकि मोदी डॉक्ट्राइन एंड द टीनेट्स ऑफ मोदी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन इज दैट ही हैज नेवर गॉन टू एनी कंट्री विद अ बेगिंग बाउल, जो अभी तक भारत की जो रहती थी कि अमेरिका हम जाते तो कहते थे क्या लेके आए हो। हाँ। अरे अमेरिका कोई उसके पास गए। वन शुड बी ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द अमेरिका यूएस इज द बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड। वो एक हाथ और वो ये दूसरे हाथ लेता है। बिल्कुल, गिव एंड टेक की पॉलिसी हमेशा से उसके साथ रहे। जीडी बख्शी साहब। बिल्कुल, देखिए साहब, बात ऐसी है कि हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और हमें भी भारत के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए किसी भी सामरिक गठजोड़ में। हाँ, बात इस वक्त ये है कि चीन एशिया में बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बहुत गहरा कर रहा है, सामरिक गठजोड़ बना के भारत को वो घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे माहौल में अगर हम चीन को भी ये संकेत दे दें कि केवल उसके पास सामरिक गठजोड़ों के ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी ऑप्शन है, और अगर वो इस तरह हमारे राष्ट्र हितों को नजरअंदाज करेगा तो हम भी जाके अमेरिका के साथ, जापान के साथ, वियतनाम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सामरिक गठजोड़ बढ़ा सकते हैं, डीपन कर सकते हैं और चीन का मुकाबला कर सकते हैं, टिट फॉर टैट दे सकते हैं हर पॉलिसी मूव में। जी बिल्कुल, हाँ। और राकेश जी, यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ जो आप दोनों ने ही एक चीज़ मांगी है कि एक चीज़ मानी है कि कोई भी देश पहले अपने राष्ट्रीय हित को देखता है, भारत को भी देखना चाहिए। अमेरिका अगर इन चीज़ों के लिए हामी भर रहा है तो हमें ये नहीं भूलना होगा कि अमेरिका के भी अपने निज हित है उसमें, खासतौर से जो उसका सेंटर ऑफ एशिया पॉलिसी है वो हमें नहीं भूलना होगा। तो हम अगर कोई भी समझौता करें तो आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बिग ब्रदर की भूमिका में फिर अमेरिका हमारे ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश करे। देखिए, सीधी बात है कि 2009 में जब हिलेरी क्लिंटन विदेश मंत्री थी और भारत के विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा थे, तो हमने अमेरिका के साथ एंड यूज पैक्ट किया। एंड यूज पैक्ट माने कि जो भी सामरिक सामान हम अमेरिका से खरीदेंगे उसका जो डिकोडिंग होगा वो अमेरिका के हाथ में होगा। तो और वो कहाँ पर तैनात हम कर रहे हैं ये अमेरिका को सब पता लगेगा। तो मोदी जी की जो विदेश नीति है और पहले भी जो हमारी विदेश नीति है तो वो सतत रूप से जारी है। उस विदेश नीति में कोई अंतर नहीं आया है। अटल जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था कि यूएस इज़ ए नेचुरल एलाई ऑफ इंडिया, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम यूएस जो कि हजारों मील हमसे दूर है, जो जिसका प्रभाव अरब सागर में है, जिसने अपना पूरा जाल फैलाया है, और अमेरिका भारतीय हिंद महासागर में अपना जाल, अपनी शक्ति का जाल फैला रहा है। हमने जो ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के लिए, चाबहार जो पोर्ट के लिए समझौता किया है वो ऐसे ही नहीं किया है, हम भी सब देख करके चल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज ऐसा लग सकता है लोगों को कि वो अमेरिका के बहुत निकट जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जो इस देश के प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य है, और दूसरे राष्ट्रीय हितों की संपुष्टि करना। हमने अगर अमेरिका में जाकर के हम मेक इन इंडिया का नारा लगाते हैं तो हम अमेरिका से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम अमेरिका को कुछ देने की क्षमता भी रखते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और जो यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हुआ था उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि पूरी दुनिया में अगर अमेरिका भारत को
सामरिक साजो सामान का सबसे बड़ा बाजार समझता है तो अमेरिका को भी भारत के हित साधने होंगे। बिल्कुल, निश्चित इसीलिए रूप से। हमने न्यूक्लियर डील किया था। कोई अमेरिका ने हम पर उपकार नहीं किया न्यूक्लियर डील करने के बाद, बल्कि उसके बाद जो है न्यूक्लियर डील 2008 में हुआ। उसके बाद जब हम जिस क्लियर एनर्जी की बात करते हैं, जिस हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हमें धीरे धीरे भारत की ताकत को देखते हुए, भारत की आर्थिक ताकत को देखते हुए पूरी दुनिया को आज ये महसूस हो रहा है कि भारत जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो थोरियम टेक्नोलॉजी भी है जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बनाई थी। हाँ, लेकिन वो उसके लिए हमने रिएक्टर्स अलग से सुरक्षित रखे हुए हैं। हाँ। उस पर ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है अभी तक। क्यों नहीं हो रहा है ये बात तो सरकार जानेगी। लेकिन हमने इस क्षेत्र में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 1955 में शायद एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना था। उसके बाद से हमने इसमें बहुत तेजी से तरक्की की और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के रहते हमने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। अब जो स्थिति आकर के बनती है, एक बहुत भारत शॉर्ट के में दोनों परमाणु परीक्षणों के बाद जी। पहला परमाणु परीक्षण भारत पर प्रतिबंध लागू, दूसरा परमाणु परीक्षण भारत से प्रतिबंध हटे। तो आप ये देख लीजिए कि दुनिया के देशों ने किस प्रकार से भारत की शक्ति को का संज्ञान लिया। जीडी बख्शी जी से एक चीज हम समझना चाहेंगे, जैसा कि क्योंकि हम पूरी तरीके से देख रहे हैं कि भारत, चलिए मुझे कहा जा रहा है शायद जीडी बख्शी साहब हमारे साथ नहीं है, तो मैं ये चीज़ राकेश जी से ही समझना चाहूँगी। राकेश जी, खास तौर से हम जिन चीज़ों की बात करें, बराक ओबामा का अब जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला है। इन समझौतों के पीछे बराक ओबामा की एक स्ट्रैटेजी भी है। वो चाहते हैं कि अमेरिका कम से कम भारत में एक दो जो परमाणु भट्टियां हैं वो कम से कम अपने टेन्योर में लगा के जाएं, तो उनके लिए आने वाले इलेक्शंस में भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है उनकी पार्टी के कैंडिडेट के लिए। अभी तक देखिए ना, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पर अमेरिका जिद कर रहा था, उसको अब स्वीकार कर लिया है अमेरिका ने। बिल्कुल। हमने उस न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को हमारी संसद ने पारित किया, वो अमेरिका को स्वीकार्य है। अब दिक्कत ये है कि जो अमेरिका की कंपनियां हैं, वेस्टिंग हाउस, एनपीसीएल, वो किसी तरीके से भारत में आकर के परमाणु जो बिजली घर है वो लगाएं, और उसके साथ साथ लेकिन अमेरिका इस शर्त से भी बंधा हुआ है कि वो भारत को परमाणु की पूरी टेक्नोलॉजी देगा, क्योंकि उससे केवल, चूंकि ये तो सिविल न्यूक्लियर डील है, इसके अंदर जो भारत एक विकास करता, तेजी से विकास करता हुआ देश है। माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि मुझे बार बार वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। ये मसला इतना अहम है और थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इस कूटनीतिक औजार का इस्तेमाल किया है, एक नए समझौते होने वाले हैं अमेरिका के साथ, और खासतौर से एनएसजी में जो भारत के एंट्रेंस के लिए जो गेट खुलने वाला है, उसने निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान की नींद तोड़ा दी है। लेकिन विश्व पटल पर भी हमारी जो धमक है, उसने सीधे तौर पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है तो वो सपना दूर नहीं है, जल्द ही साकार भी होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीडी बख्शी साहब तो हमारे साथ कट गए थे, लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल इस बुलेटिन को यही खत्म कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।